नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12 या 11 का हिंदी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज बिहार बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। एक बार और करना है, मेरे चैनल पर जाइए और 11 का संपूर्ण कोर्स देखिए तथा 12 का ऑब्जेक्टिव संपूर्ण करा दिए हैं और सब्जेक्टिव के क्रम में धीरे धीरे करा रहे हैं। जाकर देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखें। रोज शीर्षक कहानी में प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के अकथ्य बोझिल प्रकंपमय वातावरण को बड़ी चतुराई से शब्दों में ढाला है। कहानी की नायिका मालती अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है। कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं है, 24 घंटे पानी भी नहीं मिल पाता है। घर में 2 पलंग और हैं जिस पर कायदे का बिस्तर भी नहीं है। मालती और लेखक के बीच संवाद से उक्त बातें स्पष्ट होती है। मालती के घर का वातावरण ऊब और उदासी के बीच ऐसा लग रहा है मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। वातावरण बोझिल, अकथ्य, प्रकंपमय बना हुआ रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन, जिससे उनका परस्पर संबंध मित्र का ही था, से मिलने उसके घर पहुंचा है। वह बुद्धिजीवी अनुभवी व्यक्ति है, परंतु तुरंत ही वातावरण और वहाँ रहने वालों की दशा को भांप जाता है। मालती और घर दोनों की स्थिति एक समान है। दोपहर का समय है, फिर भी वहाँ लेखक को संध्या की छाया मंडराती हुई दिखाई पड़ती है। वह घर नया होने के बावजूद दोपहर अर्थात अपनी युवा काल में ही नीरस और शुष्क लग रहा था। मालती भी युवती है, परंतु यत्रवत और नीरस जिंदगी ने उसे जीर्ण शीर्ण काया में परिवर्तन कर दिया। मालती का स्वरूप लावण्य जवानी में ही ढलान पर है। ऐसा लगता है कि मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह सरकारी क्वार्टर भी ऐसा लगता है जैसे कि उसे पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रदीपमय सा सन्नाटा फैला रहा था। ऐसा स्पष्ट होता है कि दोपहर में ही वक्त ने उस पर शाम की छाया ला दिया हो। अगला क्वेश्चन, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दें। महेश्वर मालती का पति है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। उनका जीवन यत्रवत है। अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल निर्दिष्ट धर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार का मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकाताए हुए हैं। साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय भी सुस्त रहते हैं। लेखक ने कहानी में महेश्वर की उपस्थिति कराकर कहानी को जीवंत बना दिया है। कहानी की नायिका मालती का जीवन उसी के इंतजार एवं थकान की लंबी सांस। महेश्वर की जिंदगी के समान ही मालती की जिंदगी ऊब और उदासी के बीच यत्रवत चल रही है। किसी तरह के मनोविनोद उल्लास के उसके जीवन में ही नहीं रह गए। महेश्वर मरीज और डिस्पेंसरी के चक्कर में अपने जीवन को भार समान ढो रहा है, तो मालती चूल्हा चौकी, पति का इंतजार और बच्चे के लालन पालन में। अगला क्वेश्चन, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध सख्य का ही रहा है। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पीटे भी हैं। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति सख्य
की स्वेच्छा और स्वच्छंदता भरा रहा है। कभी मातृत्व के रूप में या कभी किसी और रूप में, कभी बड़े छोटेपन के संबंध में नहीं बंधे हैं। अगला क्वेश्चन, गैंग्रीन क्या होता है? पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसका इलाज मात्र पाँव का काटना ही है। कांटा चुभने पर जख्म ही गैंग्रीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से भी प्रसिद्ध है। दोनों शीर्षक में कौन सा शीर्षक आपको अधिक सार्थक लगता है और क्यों? विपथगा कहानी संग्रह के 5वें संस्करण में यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित है। पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु उसकी लापरवाही के कारण वह पैर में चुभा कांटा एक बड़ा जख्म शक्ल ले लेता है, जिसके बाद उसका इलाज सिर्फ पैर काटना ही है। कांटा चुभने के बाद का जख्म ही गैंग्रीन है। कहानी में गैंग्रीन डॉक्टर महेश्वर के साथ ही आता है, उन्हीं तक सीमित भी है। डॉक्टर रोज गैंग्रीन से पीड़ित का इलाज उसका पैर काट कर करते हैं। यह घटना उन्हीं तक सीमित रहती है और कहानी पर अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती। इस कहानी रोज द्वारा एक दाम्पत्य जीवन के राग बिराग जीवन की एक रसता, घुटन, संतरास, यत्रवत जीवन, बच्चे का रोज पलंग से गिरने के कारण माँ की एक पुत्र के प्रति संवेदना, रोज एक ही ढर्रे पर चलती मालती की उबाहट भरी दिनचर्या ध्वंती होती है। साथ ही इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन को भी चित्रित करना है। अगला क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, बल्कि कर्तव्य पालक की औपचारिक अधिक है। वह अतिथि का कुशल क्षेम तक नहीं पूछती, पर पंखावश छेलती है, उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्ष बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि का आना उससे घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। मालती और अतिथि के बीच की मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ से देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यह कहानी इसके भाग में प्रकट होती है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिससे उसके नीरस, उदास, यांत्रिक जीवन की ओर संकेत करता है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता, ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मनः स्थिति के संश्लिष्ट अंकन में सफल हुआ है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती का अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता, थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभाव का भी उल्लेख हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे, रात को 10 बजे ही भोजन करेगी, यह रोज का क्रम है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, मालती के नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन में रोज
एक जैसा ही है। घंटा खटकने पर समय की गिनती करना मालती के निजी जीवन की सूचना देता है अथवा यह बात बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। इस भाग में मालती महेश्वर अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों का प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही लगता है कि लेखक का ध्यान बाह्य दृश्य के बजाय अंतर्दृश्य पर अधिक है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की आंतरिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे धर्रे, रोगियों की टांग काटने, उसके मरने के नित्य चिकित्सा क्रम का पता चलता है। पर अगय का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठ कर गपशप करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही, क्योंकि यही उसकी नियति थी। बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछती है वह बच्चे को संभालने या बर्तन मले। यह काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्या यही उसकी नियति है? इस अचानक प्रकट होने वाले जीवनेच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियां का कुशल अंकन हुआ है। बच्चे की चोटें भी मामूली बात है, क्योंकि उसे चोटें रोज लगती है। मालती के मन पर लगने वाली चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वह रोज इन चोटों से सहती रहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है। तब मालती करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए। उसका घंटा गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। कहानी एक रोचक मोड़ पर वहाँ पहुँचती है जहाँ महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने को आदेश देता है। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटे हैं। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी है, वह अखबार के लिए भी तरसती है, इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में लाने पर उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया में बाहर निकलकर वह उसके आसपास की व्यापक दुनिया में जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच भी उसमें कुछ जिज्ञासा बनी है, जो उसकी जिजीविषा की सूचक है। मालती की जिजीविषा के लक्षण कहानी में इधर कदा प्रकट होते हैं, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं, बल्कि समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है, जो उसके मूल में उसकी पति के प्रतिनिष्ठा और कर्तव्य परायणता को अभिव्यक्त करता है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है, जो इसे विश्वास करती है कि यह उसके जीवन का सच है, इससे इतर वह सोच भी नहीं सकती। इस प्रकार से समाज में सरोकार से वह कटी हुई है। उसे रोज का अखबार तक हासिल नहीं है, जिससे अपने उबाऊपन जीवन से 2 क्षण निकालकर बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उससे जोड़ने का मौका मिल सके। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचते, उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचते हैं, उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद नहीं बचती। रोज शीर्षक कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण कीजिए। रोज शीर्षक कहानी में रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। यह एक प्रमुख कवि, कथाकार, उपन्यासकार, विचारक, पत्रकार, संपादक हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक नई विधाएं, यात्रा, साहित्य, डायरी, आलोचना, जीवनी इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं।
रोज अगेय जी की बहुचर्चित कहानी है। इन्होंने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्थिति के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। इस कहानी में मालती नामक एक नारी पात्र है जो लेखक की रिश्ते में बहन लगती है। दोनों बचपन में साथ साथ पले और बढ़े हैं। विद्यार्थी जीवन में मालती अत्यंत चंचल और उच्छृंखल प्रवृत्ति की लड़की थी। उसे पढ़ने से अधिक खेलने में रुचि थी। उसकी शादी डॉक्टर से होती है। डॉक्टर साहब अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उसका नाम महेश्वर है। वे शहर से दूर किसी पठारी क्षेत्र में पदस्थापित है। मालती उनके साथ उसी पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी क्वार्टर में रहती हैं। लेखक एक बार मालती से मिलने आते हैं। विवाह के बाद मालती की मनोदशा पूर्णतः बदल गई। उसका जीवन मनुष्य मशीन तुल्य हो गया। वह सुबह उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है, फिर दोपहर के लिए खाना बनाती है, फिर शाम में खाना बनाती है। वह गृह कार्य में इस प्रकार लगी रहती है मानो कोई यंत्र हो। उसका जीवन यंत्रवत हो गया है। लेखक ने आने पर मालती उनका स्वागत अपेक्षित खुशी के साथ नहीं करती, मात्र औपचारिकतावश उनसे बातें करती हैं। डॉक्टर साहब दोपहर को डिस्पेंसरी से घर आते हैं। लेखक का परिचय उनसे होता है। वे अपनी मरीजों के बारे में बताते हैं। फिर दोपहर के लिए खाना बनती है, फिर शाम में खाना बनाती है। वह गृह कार्य में इस प्रकार लगी रहती है मानो कोई यंत्र हो। उसका जीवन कोई यंत्र हो। उसका जीवन यंत्रवत हो गया। लेखक के आने के पर मालती उनका स्वागत अपेक्षित खुशी के साथ नहीं करते, मात्र औपचारिक वश उनसे बातें करती है। डॉक्टर साहब दोपहर डिस्पेंसरी घर आते हैं। लेखक हो गया है। मानो मात्र औपचारिकतावश उनसे बातें करते हैं। डॉक्टर साहब दोपहर को डिस्पेंसरी से घर आते हैं। लेखक का परिचय उनसे होता है। वे अपने मरीजों के बारे में बताते हैं कि अक्सर मरीजों के हाथ पैर काटा करते हैं, छोटे छोटे जख्म गैंग्रीन हो जाता है, फिर किसी के हाथ पैर काट कर ऑपरेशन करते हैं। मालती का एक छोटा बच्चा है जिसका नाम टीटी है। वे सदैव रोते रहता है। वह काफ़ी चिड़चिड़ा सा है। लेखक अनुभव करते हैं कि मालती के घर में जैसे किसी अभिशाप की छाया फैली हो। इस घर का वातावरण अत्यंत बोझिल और हतोत्साहपूर्ण है। कहीं उत्साह और उमंग नहीं है। यद्यपि डॉक्टर साहब बुरे नहीं हैं, वे अपने काम में लगे रहते हैं। मालती भी वे घर के काम में सदैव लगी रहती है। पहाड़ पर स्थित इस सरकारी क्वार्टर में न तो ठीक से पानी आता है, न तो हरी सब्जी उपलब्ध होती है। यहाँ कोई समाचार पत्र भी नहीं आता। यहाँ पढ़ने लिखने का कोई वातावरण नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि मालती न तो सफल पत्नी है और न एक सफल माँ। इसमें उसके चरित्र का कोई दोष नहीं। परिस्थिति और वातावरण ऐसी है कि मालती पूर्णतः बदल गई। उनमें किसी प्रकार का राग भाव नहीं। निश्चय ही व्यक्ति के चरित्र पर परिस्थिति और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मालती जैसी चंचल लड़की विवाह के बाद इस एकांत वातावरण में पूर्णतः यंत्रवत हो जाती है। मालती एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वर्ग का प्रतिनिधि है। ध्यान से देखने पर अनेक घरों में मालती मिलेगी जिसका जीवन यंत्रवत है। महिलाओं को गृह कार्य का दायित्व यंत्रवत बना देती है। उसके जीवन में कोई संवेदना नहीं है, कोई राग नहीं। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफलाइन के लिए कुमारटोली मसूरी में संपर्क कीजिए। क्लास 11 का पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव बना दिए हैं और क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्ट का इस पर है। जाकर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा।